डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता है, पेरी मतलब पेरीफ्री, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के पेरीफ्री पर जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को कई कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं इनकी, कौन कौन से विशेष गुण हैं इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है कि ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं ये डज नॉट इन्वॉल्व आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई आयनिक इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकैटायन कार्बोएनायन या फिर कोई फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इनके बीच में नहीं बनता। सेकेंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज इनसेंसिटिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कैटलिस्ट। जो सॉल्वेंट और कैटलिस्ट की नेचर पर ये डिपेंड नहीं करता। थर्ड है, these are characterized by making and breaking of two or more bonds in a single step through a transition state। यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये किसी सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड के ब्रेक करने से, टूटने से या बनने से होती है रिएक्शन, और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो इस मैकेनिज्म को हम कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता और रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में होती है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो रिएक्शंस हैं वो पेरीफ्री पे होती है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि पेरीफ्री पर होती है। जैसे कि ये है ब्यूटाडाइन और इससे एक अपना साइक्लिक ब्यूटेन बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटा है और एक सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये बताया है मैंने, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ टू और मोर बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बना है और एक बॉन्ड टूटा है, तो इस तरह से पेरीफ्री पर रिएक्शन हुई है, इसलिए इसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये हीट और लाइट द्वारा इनिशिएट होती है। या तो लाइट जरूरी है इस रिएक्शन के लिए या हीट जरूरी है। कोई सी भी कंडीशन हो, अगर हीट से रिएक्शन हो रही है थर्मल कंडीशन जिसे कहते हैं, या फिर लाइट से हो रही है जिसे हम फोटोकेमिकल कंडीशन कहते हैं। दो तरह की कंडीशन है, यदि हीट से हो रही है रिएक्शन तो थर्मल कंडीशन, एंड अगर लाइट से हो रही है तो उसे हम फोटोकेमिकल कंडीशन कहते हैं। तो कंडीशन कोई सी हो, इनमें से दो टोटली इंटायरली डिफरेंट आइसोमर बनते हैं। बनता प्रोडक्ट वही है लेकिन उसके आइसोमर उसके डिफरेंट होता है, एक से सिस बनेगा तो दूसरे से ट्रांस बनेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन टू इंटायरली डिफरेंट आइसोमर आर फॉर्म्ड। 6 जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी यदि सिस प्रोडक्ट बनना है तो सिस ही बनेगा और यदि ट्रांस प्रोडक्ट बनना है तो ट्रांस ही बनेगा, और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के द्वारा होती है। नाउ इसका नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, उनमें से 3 हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकंड है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, थर्ड है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इन तीनों ही रिएक्शंस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इन तीनों ही रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें थ्योरीज चाहिए। इन एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी चाहिए वो 3 तरह की थ्योरीज हैं। फकीज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सेकंड है डेवार्स परटर्बेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थर्ड है वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम। इन थ्योरी को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट जो थ्योरी है, थ्योरी को क्या मतलब, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज हैं वो 3 हैं, उनमें से हम 1 बाय 1 थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट थ्योरी है वो है फकीज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फकीज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है कि 2 तरह के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इस थ्योरी के अनुसार हमें 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। वो एक तो होता है होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्चुअली क्या होते हैं कि आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उन 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 6 या जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें से 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम, एक को होमो कहते हैं, दूसरे को लूमो कहते हैं। होमो कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है और हाईएस्ट एनर्जी का है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हों।
और हाईएस्ट एनर्जी, यदि दो एनर्जी लेवल हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक कम एनर्जी का दूसरा ज़्यादा एनर्जी का, तो जो हाईएस्ट एनर्जी का जो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हम कहेंगे होमो। इसी तरह लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड वो ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनऑक्यूपाइड मतलब पूरी तरह से भरे हुए नहीं है, तो वो उनमें से उनको कहेंगे हम अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें भी जो लोएस्ट एनर्जी का है, दो है, यदि एक कम एनर्जी का है दूसरा ज़्यादा एनर्जी का है, तो जो लोएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हम कहेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें सेलेक्ट करने होते हैं, एक होमो और एक लूमो। जब भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉन्डिंग होती है तो वो कब होती है? जब होमो इंटरेक्ट करते हैं। ये एक असेंशियल कंडीशन है। होमो मतलब होमो जिसमें कि ऑक्यूपाइड मतलब बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस होमो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्डेड हैं। तो जब बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? होमो इंटरेक्ट करेंगे तभी बॉन्डिंग होगी। तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना है होमो को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि होमो कौन सा होगा और लूमो कौन सा होगा? तो बॉन्डिंग विल अकर ओनली व्हेन होमोज विल इंटरेक्ट, ये इसकी असेंशियल कंडीशन। अब होमो कौन सा होगा? n/2th orbital will be homo where n is the number of molecular orbital present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में माना कि 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो उसमें n/2 मतलब उसकी जो नंबर n क्या हुआ? 6। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं वो है नंबर n, तो n/2 यानी 6/2 = 3। तो वहाँ पर जो थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होगा होमो। इसी तरह n/2 + 1th मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी लूमो। कौन सा होगा? n/2 + 1th ऑर्बिटल विल बी लूमो। तो होमो कौन सा होगा? n/2th ऑर्बिटल और n/2 + 1th ऑर्बिटल। लेकिन ये दोनों जो कंडीशन है ये होगा थर्मल कंडीशन में। यदि थर्मल कंडीशन है, यदि अपन जो रिएक्शन जो कर रहे हैं वो थर्मली कर रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो क्या होगा? n/2th ऑर्बिटल विल बी होमो एंड n/2 + 1th ऑर्बिटल विल बी लूमो। बट अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, जब फोटोकेमिकल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं, तो जब हम मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डालेंगे तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि होमो था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके लूमो में चला जाएगा। अब ऑक्यूपाइड हो गया लूमो, होमो से इलेक्ट्रॉन रेज होकर के कहाँ चला गया? लूमो पे। अब लूमो ऑक्यूपाइड हो गया, तो अब होमो कौन सा हो गया? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है। तो जो पहले लूमो था वो अब होमो बन गया। तो कौन सा होगा? n/2 + 1th ऑर्बिटल विल बी होमो एंड n/2th ऑर्बिटल विल बी लूमो। उल्टा हो जाएगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में n/2 + 1th ऑर्बिटल विल बी होमो एंड n/2th ऑर्बिटल विल बी लूमो। ठीक है? ये आपको आगे जब अपन एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शंस को तो और भी क्लियर होगा। अभी हम केवल थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बॉन्डिंग के लिए, जब भी कोई बॉन्डिंग होगी, फॉर बॉन्डिंग सेम लोब ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, फॉर दिस पर्पस रोटेशन अकर्स। तो देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे मैंने बताया कि ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दूसरा मॉलिक्यूलर, माना कि ये दोनों होमो हैं, ये दोनों होमो हैं। अब बॉन्डिंग कब होगी? जब इनकी सेम लोब कंसाइड करेगी, सेम लोब कांटेक्ट में आएगी। तो उसके लिए देखिए कि एक कंडीशन तो क्या होगी? ये कंडीशन कि इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेशन अगर रोटेशन होगा, रोटेशन कैसे होगा कि अब सेम लोब कंसाइड करेगी इस तरह से, रोटेट हो गया। तो ये जब सेम लोब आपस में कांटेक्ट में आएगी तब बॉन्ड बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ये बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा? जब सेम लोब कॉन्साइड करेगी इस तरह से। तो इसके लिए बॉन्डिंग होगी। तो यदि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इस तरह का है, जिसमें एक तरफ दोनों जो लोब है वो सेम है, इस तरह से है, तो क्या होगा? एक इस तरफ रोटेट कर रहा है और दूसरा इस तरफ रोटेट कर रहा है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ये इधर रोटेट कर रहा है और ये इधर रोटेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिसरोटेटरी मोशन। दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में करें तो डिसरोटेटरी मोशन। अब यदि हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो क्या होगा? एक को इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, दूसरे को भी इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। आया ना समझ में? एक को अपन इस तरह से रोटेट कर रहे हैं और दूसरे को इस तरह से, तभी सेम लोब कॉन्साइड होगी। तो यानी सेम डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉन रोटेटरी मोशन। तो
बॉन्डिंग के लिए हमें क्या करना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रोटेट होना पड़ता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रोटेट क्यों होना पड़ रहा है, क्योंकि सेम लोब कांटेक्ट में आए। सेम लोब कांटेक्ट में आने के लिए रोटेशन है दो तरह का होगा। यदि हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो रोटेशन ऐसे होगा, अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं डिसरोटेटरी मोशन। और यदि हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हमारा रोटेशन इस तरह से होगा जो कि सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे कॉन रोटेटरी मोशन। अब ये है कि कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिसरोटेटरी रोटेशन करेंगे और कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन रोटेटरी रोटेशन करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये मेरे पास वो नहीं है फैसिलिटी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर रखा है। बाकी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जुड़े होते हैं आपस में, ये जो लोब्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब जैसे ये है आपके पास सामने, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप पढ़ चुके हो, सिमेट्री प्लेन, यानी यदि इसके बीच में एक अपन एक्सिस, एक मिरर प्लेन रख दे, एक मिरर को रख दे, तो ये इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। मिरर है इसका एक दूसरे का, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन। तो इसमें है मिरर प्लेन सिमेट्री, यहाँ मैंने दिखाया है, ये देखिए, ये इस तरह से ये है, और यहाँ पर ये जो है ये है मिरर। तो ये एक दूसरे की ये मिरर इमेजेस हैं, ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये इसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री। तो जब भी किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर में मिरर प्लेन सिमेट्री होती है तो उसका रोटेशन कैसे होगा, इस तरह से। तो उसमें कौन सा रोटेशन होता है, डिसरोटेटरी मोड ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। जब मिरर प्लेन सिमेट्री होती है, इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है, तो मिरर प्लेन सिमेट्री होती है तो उसका रोटेशन इस तरह से होता है, जिसे हम कहते हैं डिसरोटेटरी मोशन। और यदि ऑर्बिटल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसे ये है, ये मॉलिक्यूल है, ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें कौन सी है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी एक एक्सिस जो इन दोनों के बीच में से गुजरती है, और जिससे क्या होता है कि हमें जो 180 डिग्री एंगल पर, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको पढ़ना है ना, तो उससे आप अपने पीछे वाली क्लासेस में जाकर के एक बार देखना, तो उसमें आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्लियर हो जाएगा। एक एक्सिस जो कि इन दोनों के बीच में से गुजरे और 180 डिग्री एंगल पर घुमाने पर हमें सेम मॉलिक्यूल मिले। तो हमें देखिए कि किस तरह से, यदि हम 180 डिग्री घुमाएं, मतलब पूरा आधा चक्कर यदि इसको घुमा दें, तो ये देखिए आधा चक्कर हमने इसको घुमाया और हमें सेम मॉलिक्यूल मिला, सेम मॉलिक्यूल मिला। देखिए यहाँ पर था सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है इधर ब्लैक इधर, और जैसे अपन इसको घुमाएंगे बिल्कुल ऐसा ही है ना, केवल हाफ साइकिल में 180 डिग्री पर। तो 180 डिग्री घुमाने पर हमें सेम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसमें होती है, तो वहाँ पर जो मोशन होता है, रोटेशन होता है, वो कैसा होता है, ये इस तरफ घूमता है और ये इस तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जिसको हम कहते हैं कॉन रोटेटरी मोड। तो ये है इसकी फकीज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम आगे रिएक्शन, जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन या साइक्लो एडिशन या सिग्मा ट्रोपिक, उन रिएक्शन पर इसको अप्लाई करेंगे और उससे हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको ये थ्योरी कैसी लगी और आपको समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। थैंक यू।